हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग मैथ की तैयारी करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में रियल नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और कल रियल नंबर से संबंधित ही क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 10 और 20 का लौसा मौसा का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले लौसा निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका क्या होगा? सबसे पहले एलसीएम निकालते वक्त हम लोग करते हैं जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है। तो हाईएस्ट क्या है? 20 है। तो 20 का कोई मल्टीपल होगा, या तो 20 ही होगा। क्या होगा? या तो 20 ही होगा या तो कोई 20 का मल्टीपल होगा। तो क्या 20 यहाँ पे सभी का मल्टी एलसीएम हो जाएगा? होगा कि नहीं 20? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि 20 सभी से डिवाइड हो रहा है, 2 और 10 से डिवाइड हो जा रहा है और 20 खुद से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना हुआ? 20 हुआ। एचसीएफ क्या करते हैं? सबसे छोटे वाले नंबर को चेक करते हैं। सबसे छोटे वाले नंबर से अगर सभी नंबर डिवाइड हो जाए तो अपना एलसीएम सबसे छोटा वाला नंबर होगा, अन्यथा इसी का कोई फैक्टर होगा, यानी कि 2 या तो 1, 2 या तो 1। तो यहाँ पे 10 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा। 20 होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा। और 1 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। यानी कि एलसीएम हुआ 20 और एचसीएफ हुआ 2। इसका अनुपात पूछा जा रहा है किसका? तो सबसे पहले एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम ऊपर में रखेंगे ना, एलसीएम ऊपर में रखेंगे। एलसीएम बाई एचसीएफ अनुपात क्या होता है? रेशियो। जो सबसे पहले दिया हो उसी को ऊपर रखेंगे और जो लास्ट में दिया हो उसको नीचे रखेंगे। इसका अनुपात देखेंगे तो 10/1 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 10:1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, हर दिन सुबह में 7 बजे, हर दिन सुबह में 7 बजे एक सेशन चलेगी मैथ के लिए। और आज की क्लास पहली क्लास है जो थोड़ी लेट से पब्लिश हो रही है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में यह वीडियो आप सभी को मिल जाएगी। और जैसे ही शाम को फिर से आज शाम को 7 बजे क्या मिलेगी? रीजनिंग की क्लासेस मिलेगी, जो शाम में मिलेगी। क्या मिलेगी? शाम में रीजनिंग क्लासेस 7 बजे और सुबह में 7 बजे मैथ की क्लासेस, जो कल से बिल्कुल टाइमली क्लासेस होगी। और वीडियो आपको मिल जाएगी लाइव चैनल पे चलती रहेगी 7 बजे, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा? तो मान लीजिए कोई भी नंबर 1 2 3 4, 3 या 4, 3 4 कोई भी दो नंबर लगातार होना चाहिए। तो एक के बाद क्या आएगा? 2 ही आता है ना। तो 1 और 2 लगातार हुआ, 3 और 4 लगातार हुआ, 13 14 लगातार हुआ, 33 34 लगातार हुआ। यहाँ पे सभी का एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। क्या एचसीएफ? तो 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि सभी में छोटा नंबर को हम लोग देखते हैं। अगर छोटे नंबर से डिवाइड हुआ तो बिल्कुल वही नंबर होगा, अन्यथा 1 होगा। 1 और 2 का 1 से डिवाइड तो 2 हो जाएगा, होगा ना? तो बिल्कुल 1 ही होगा। 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 3 और 4 का एचसीएफ 3 से क्या 4 डिवाइड होगा? तो 3 तो होगा ही नहीं। छोटा होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या बचा? 1। 1 ही होगा ना। या तो सबसे छोटा नंबर या तो 1 होगा। सबसे छोटा नंबर आपका एचसीएफ होगा या तो छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर आपका एचसीएफ कहलाएगा, या तो 1 होगा। तो 3 और 4 में छोटा कौन है? 3 है। तो 3 से 4 डिवाइड होगा? नहीं। तो यानी कि 1 होगा अपना एचसीएफ। इसी प्रकार से 13 और 14 को देखेंगे तो क्या 13 सबसे छोटा है? तो 13 से तो डिवाइड होना चाहिए 14। अगर डिवाइड हो जाता है तो अपना कौन सा होगा? एचसीएफ 13 ही होगा, अन्यथा 1 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा? 1 होगा। इसका भी 33 34 का भी 1 होगा। इसी प्रकार से किसी भी दो लगातार नंबर का आप निकालेंगे एचसीएफ तो उसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, यानी कि 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो 6 8 22 का एलसीएम पूछा जा रहा है। सबसे पहले एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम में बड़े वाले नंबर को देखेंगे। क्या? बड़े वाले नंबर को देखेंगे। बड़े वाले नंबर को देखेंगे। अगर यह सभी नंबर इसको डिवाइड कर देगा 22 को, क्या 6 से 22 डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि 22 तो होगा ही नहीं। जब 22 नहीं होगा तो 22 का ही कोई मल्टीपल होगा। क्या 44 होगा? बिल्कुल नहीं। क्या 44 होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? आप इसको कुछ इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 2 गुना 11 लिख सकते हैं। क्या
इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। एलसीएम में हम लोग क्या कर सकते लिखते हैं, कोई भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 के पावर 3 है ना। जब 2 के पावर 3 लिख दिए तो 2 का भी काम हो गया और यहाँ का 2 का भी काम हो गया। क्या 2 के पावर में 2 शामिल है कि नहीं? 2 के पावर 3 में 2 के पावर 3 शामिल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल शामिल है। 2 के पावर 3 में क्या 2 शामिल है? हाँ बिल्कुल शामिल है। अब हमें क्या बचा? यहाँ से 3, 6 वाले में से 3, उसके बाद 8 का तो काम पूरा हो ही गया है, उसके बाद यहाँ से 22 वाले में के 11, यानी कि इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 8 गुना 3 गुना 11, 8 3 24 और लगभग 24 गुना 11 करेंगे, 24 गुना 11 करेंगे तो 4 6 2 264 हो जाएगा। कितना होगा? 264 होगा। तो एलसीएम तो अपना निकल गया, कितना आया? 264। एलसीएम तो कितना आया? तो 64, 264 आया। वहीं आपसे एचसीएफ पूछा जाए, क्या? वहीं आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? 6 8 22 का 6 8 22 का एचसीएफ पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एचसीएफ 2 होगा क्या? 2 होगा क्या? हाँ 2 होगा। क्यों? एचसीएफ इसका 2 ही होगा। क्या होगा? एचसीएफ 2 ही होगा, क्योंकि 6 का फैक्टर आप देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, इसके अलावा कोई फैक्टर है क्या 6 का? नहीं। 6 से क्या सभी नंबर डिवाइड होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, सिंपल बचेंगे, यानी कि 6 तो होगा ही नहीं। अब 6 का ही कोई फैक्टर होगा तो 1 से पहले बड़ी नंबर वाले को हम लोग चेक कर लेंगे। 3 से क्या सभी डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। 8 और 22 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 2 सभी से डिवाइड होगा? 6 को भी डिवाइड कर देगा, 8 को भी डिवाइड कर देगा और 22 को भी डिवाइड कर देगा। इसलिए अपना बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? एचसीएफ 2 हो जाएगा 6 8 22 का। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम रेशियो को क्या करते हैं? रेशियो को ऊपर में रखते हैं। रेशियो को कहां पे रखते हैं? ऊपर में। तो रेशियो बराबर आप लिख सकते हैं, रेशियो बराबर क्या लिखेंगे? एलसीएम बटा एचसीएफ, एलसीएम बटा एचसीएफ। तो एलसीएम अपना क्या आया? 264। कितना आया? 264 बटा 2, और इसको जब आप तोड़ेंगे तो 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1 आ जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। आपको समझ में आ रही होगी। एलसीएम कैसे निकालना है? तो एलसीएम सबसे हाईएस्ट नंबर का देखना है, या तो सभी नंबर उससे डिवाइड हो जाएंगे तो आपका आंसर एलसीएम के लिए वही होगा, अन्यथा नहीं डिवाइड होगा तो उसी का कोई मल्टीपल होगा एलसीएम के लिए। और एचसीएफ के लिए सबसे छोटे वाले नंबर को देखेंगे, अगर सभी नंबर को डिवाइड कर देगा तो अपना सबसे छोटा नंबर एचसीएफ कहलाएगा, अन्यथा उसी का कोई फैक्टर होगा। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकाले, सेम रूल सभी जगह फॉलो करते हैं, चाहे आप एसएससी का तैयारी करें, बैंकिंग का तैयारी करें, चाहे आप डीएलएड एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर मैं आप सभी को बता दूं कि यह सेशन मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी मैट्रिक के एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ पूछे ही जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका फैक्टर या तो स्वयं नंबर हो, या तो 1 हो, या तो स्वयं नंबर हो। फैक्टर क्या होना चाहिए? स्वयं नंबर होना चाहिए, यानी कि सेल्फ। और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 1, यानी कि उस नंबर का मात्र 2 ही फैक्टर होगा, एक और दूसरा स्वयं। यानी कि 15 का फैक्टर देखेंगे तो क्या? 1 3 5, तो क्या यह अभाज्य संख्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 से भी, 5 से भी और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो नहीं होगा। इसी प्रकार से 12 को आप चेक करेंगे तो इसका क्या होगा? 1 2 3 4 और 6 और 12, इतने सारे फैक्टर हैं इसका, तो क्या यह अभाज्य संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 75 को चेक करेंगे तो 5 3 1 25 75, इसके अलावा कोई फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, आपको यही बताना है, जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो, एक पहला 1 और दूसरा खुद। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन आया? यहाँ पे देखिए तो कौन आया? इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आया है। इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि 23 का फैक्टर पहला 1 होगा और दूसरा स्वयं नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा अभाज्य संख्या बोल दिया जाए, आप बताइए शुरू की सबसे फर्स्ट अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो 2 से स्टार्ट होती है। कहां से? 2 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 3, फिर 5 7, उसके बाद 11 13, इसी प्रकार से ये क्रम बढ़ते ही रहेंगे। इस सभी का कितना है? या तो इसका सभी का क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या फैक्टर पहला 1 है और दूसरा सेल्फ है, यानी कि दूसरा खुद फैक्टर है,
यानी कि हम बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका मात्र दो ही फैक्टर होता है, पहला फैक्टर एक होगा और दूसरा फैक्टर वह खुद संख्या होगी। आगे बढ़ेंगे, अगर आपको समझ में आ गई होगी तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे 500 5005 लिखा हुआ है, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या जिसमें हम यहाँ से 2 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे, 11 से लगाएंगे, वह सभी संख्याओं को काउंट करके आपको बताना है कि अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बताना है अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग 5 से लगा लेते हैं क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा 10, 0 और 1। इसके अलावा किससे लगाएंगे? अब यहाँ से हम लोग 7 से लगाते हैं, 7 से लगाएंगे तो क्या होगा? 1 3 बचा, 7 चुका 28, 2 7 3 21 हो गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? 11 से लगा सकते हैं, तो कितना आएगा? 13, और 13 से लगाएंगे तो कितना लगेगा? 1। इसके अलावा कोई फैक्टर इसका होगा क्या? इसके अलावा कोई दूसरा आएगा क्या? तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है और 13 भी है। इस सभी को आप गुना करेंगे, 5 7 11 और 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 5005 हो जाएगा। यानी कि टोटल संख्या कितनी है? अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 4 है। पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 11 और चौथा 13, यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है, तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे 24, यहाँ पे क्या होगा? 48, उसके बाद 2, यहाँ पे 24 हो जाएगा, फिर से 2 से लगेगा, क्या करेंगे? यहाँ पे 12, फिर से 2 से लगेगा तो 6, फिर से 2 से लगेगा तो 3, और इसके अलावा क्या कुछ होगा क्या? तो फिर से एक बार 3 से लगा दीजिए, हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुना 3 जब आप करेंगे तो क्या होगा? 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिएगा ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके फ्रेंड सर्कल में भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल पहुंच जाने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? P by Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, भले एक ही क्यों नहीं हो Q, लेकिन होना चाहिए। और दूसरा है P by Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और इसको रूट में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या रूट में होती है क्या? 3 परिमेय संख्या है अपरिमेय, तो आप इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों है? आप ये सभी लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं क्लास 10 में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे √13 है। √13 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है? अपरिमेय ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √15 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट में है और 15 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। √2 √3 बटा √3, यहाँ पे परिमेय क्या होगा आपको बताना है, परिमेय होगा कि अपरिमेय, ये आपको बताना है। ये बाटा का साइन है, यानी कि डिवाइड किया हुआ है। 2√3 डिवाइड 3 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करेंगे। 2√3 बाय √3 यह परिमेय है या अपरिमेय, आप बताएंगे। √6 क्या है? अपरिमेय है। √6 अपरिमेय है। जब ये सारे अपरिमेय हुए तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? √3 से √3 कैंसिल होगा और 2 बचेगा। 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? P by Q के रूप में हम लोग लिख चुके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही अपना क्या है? परिमेय संख्या है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा। डीबीएस स्टडी आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगी स्टडी मटेरियल वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा बताए। मौसा क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं? 4 को बोलते हैं। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो 2 को बोलते हैं। ये दोनों का क्या निकालना है? मौसा निकालना है, यानी कि HCF चाहिए। किसका? 2 और 4 का।
तो HCF क्या होगा, 2 ही होगा। कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि HCF में हम लोग देखते हैं सबसे छोटे वाले नंबर को चुनेंगे और सबसे छोटे वाले नंबर अगर दिए गए सभी नंबर को डिवाइड कर देंगे तो अपना HCF वही होगा, अन्यथा छोटे वाले नंबर का ही कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब क्या है, इसका फैक्टर या तो ए होगा या तो एक होगा, यानी कि इसका फैक्टर मात्र 2 ही नंबर होगा, एक या खुद होगा और दूसरा एक होगा, पता है ना। तो ए और बी का लौसा क्या होगा, ए और बी का लौसा क्या होगा, तो ए और बी का लौसा तो ए गुना बी ही होगा। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, क्या यही सही है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, 2 और 3 को बोलेंगे कि नहीं, 2 का भी फैक्टर 2 ही होगा, या तो पहला 1 या तो दूसरा 2। 3 का फैक्टर कितना होगा, या तो पहला 1 या तो दूसरा 3, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं ना होगा। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग HCF निकालते हैं। 2 का क्या, 2 सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर है, क्या 3 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल भी 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, जब 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा तो सबसे छोटे वाले का ही ना कोई फैक्टर होगा। तो छोटे वाले का फैक्टर देखेंगे तो पहला तो 1 होगा और दूसरा 2 हो जाएगा। क्या 2 तो डिवाइड किया ही नहीं, नहीं ना किया, तो 2 तो होगा ही नहीं HCF। जब 2 नहीं होगा तो HCF नहीं होगा तो दूसरा HCF क्या होगा, 1 होगा, यानी कि अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। वहीं LCM बोला जाए तो LCM में आप क्या करेंगे, LCM में बड़े वाले नंबर को देखेंगे। अगर बड़े वाले नंबर छोटे वाले नंबर से डिवाइड पूरा हो जाता है तो अपना 12 ही LCM होगा। LCM क्या होगा, 12 ही नंबर होगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो 3 का ही कोई मल्टीपल होगा, क्या 6 होगा, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 6 दूसरा मल्टीपल होगा ना। तो क्या 6 इसका LCM होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 6 को डिवाइड कर देगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 3 भी 6 को डिवाइड कर देगा। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर किसी नंबर का हम मल्टीपल निकालते हैं तो ये सारे नंबर खुद मल्टीपल से डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि कहने का तर्क है 3 का मल्टीपल 30 हुआ ना, तो 3 से पूरा कट जाएगा। क्या 3 से पूरा कट जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ए और बी का LCM क्या होगा, तो ए गुना बी आया कि नहीं, ए गुना बी आया कि नहीं, हाँ बिल्कुल आया, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं का LCM गुना करने पर ही निकलेगा। आप इस तर्क को अवश्य रूप से मानकर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। दो संख्याओं का गुणनफल 86 700 दिया हुआ है और उसका मौसा 17 दिया हुआ है। इसका मौसा क्या दिया हुआ है, मौसा HCF कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो आपसे LCM पूछा जा रहा है, क्या LCM आपसे पूछा जा रहा है। ये दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि 1 गुना 2, दूसरी फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल इतना दिया हुआ है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10th में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। क्या LCM गुना HCF क्या पढ़े हैं, हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। तो क्या यहाँ से अपना HCF या LCM निकलेगा, हाँ LCM निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, HCF 17 दिया हुआ है, तो हम लोग 17 नोट करेंगे। LCM हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 86 70 दिया हुआ है, 86 70 दिया हुआ है। तो हमें LCM निकालना है, तो क्या करेंगे 86 70 डिवाइड बाई 17 करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा इसके आंसर, 17 5 85, 1 हुआ 17 हो जाएगा, यानी कि 1 से कटेगा और 0 को 0 से, यानी कि 510। ऐसे भी आप एक बार ही भाग दिए, 17 5 85 5 आया ना, 5 क्या किसी भी नंबर के फर्स्ट में 5 है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है। ऐसे भी इसका बिल्कुल सही आंसर 510 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। चलिए एक लिखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। 2/3 को परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना।
या क्यू की जगह पे परिमेय संख्या हम किसको लिखते हैं, p बाई क्यू के रूप में जिसको लिखते हैं ना, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाता तो यह अपरिभाषित होता है। जैसे कि 2/0 करेंगे तो क्या होगा, इसका मान अपरिभाषित होता है। जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में, त्रिकोणमिति चैप्टर में आप पढ़े हैं, वहां पे tan cot का जब फॉर्मूला निकालना पड़ता है, tan साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस लिखते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला है, tan का है। यहाँ पे आप थीटा बैठाएंगे, क्या यहाँ पे आप थीटा बैठाएंगे तो कुछ डिग्री यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है। यहाँ पे आपको पता है ना, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का मतलब 1, यह तो डिवाइड हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन यही साइन 90 और कॉस 90 का मान पूछा जाए, tan में कितने का मान होगा, तो आप क्या बताएंगे, साइन 90 का मान तो 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। जब ये 0 में 0 से भाग करेगा तो tan 90 का मान कितना आएगा, tan 90 का मान अपरिभाषित आता है। आप त्रिकोणमिति के बुक खोलेंगे और वहां पे tan 90 इक्वल टू देखेंगे अपरिभाषित लिखा होगा। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आगे पूछा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं, तो पहला परिमेय संख्या हम लोग 2/3 लिख लिए ना, आगे हम लोग लिखते हैं 2/3 लिख चुके हैं, नहीं 2/15 लिख लेते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, या 15/17 और 15/17 लिख लेते हैं। ये दोनों तो परिमेय संख्या है, फिर इसके बीच में कितनी संख्याएं होगी, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बीच में हजारों संख्याएं होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि अनंत संख्याएं होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होगी, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना निकालेंगे उतना निकलेगा, यानी कि हजारों की संख्या में परिमेय संख्याएं निकलेगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो अपना बार दिया हुआ है किसके ऊपर, तो 3 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसमें परिमेय रूप में लघुत्तम रूप में चेंज कीजिए, यानी कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। अनुमानतः हम लोग क्या मान के चलते हैं, लगभग 3 बाई जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से बार भी बोल सकते हैं, बार, या आप क्या बोल सकते हैं, रेकरिंग एक नंबर पे होगा तो बट्टा में कितना 0, कितना 9, तो 1 9। अगर 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग होगा तो 2 × 9, अगर 3 नंबर के ऊपर 3 रेकरिंग होगा तो आपको 3 × 9 देना होगा। 1 नंबर के ऊपर रेकरिंग था तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 9 लिखे, 3/9 दशमलव को जब आप चेंज किए तो 3/9 आया। जब इसको आप कटाएंगे 1/3 आएगा कि नहीं, 3 से 3 कैंसिल कीजिए, कितना आएगा, 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी कि 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे आते ही रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहते हैं। तो आप अपने चैनल डीवीएस स्टडी के साथ और दोस्तों को जुड़िए और काफी इंपॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट को हेल्प पहुंचाइए। 7 + 3 √2 यह कैसी संख्या है, यह आपको बताना है। परिमेय है, अपरिमेय है, भिन्न है, पूर्णांक है। आपको बता दूं पूर्णांक संख्या न कभी दशमलव में होती है। पूर्णांक संख्या क्या दशमलव में होती है, पूर्णांक संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं ना, यही ना बोलते हैं। तो गिनती की संख्या में क्या 1.2 आता है क्या, नहीं ना आता है, यानी कि पूर्णांक दशमलव में होगा ही नहीं। जब √2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.41 कुछ आसपास में आता है ना, इसी प्रकार से, तो यह तो पूर्णांक होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 तो पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत हो गया। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या से पहले हम परिमेय और अपरिमेय में पहचान लेते हैं क्या होगा। परिमेय और अपरिमेय में देखेंगे तो 2√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय ही होता है। अगर वही अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल यानी कि जो क्या होगा, अपरिमेय ही संख्या होगा। √7 तो यहाँ पे क्या है, √7, यहाँ पे 7 तो परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे √2 से गुना कर दिया जा रहा है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √2 की वजह से सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर
बिल्कुल बी सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? क्या √5 का पूर्ण वर्ग निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दो रूट तीन में कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस √5, 4 माइनस √5, यहाँ पे 4 तो परिमेय संख्या और √5 कैसी संख्या है? 4 परिमेय संख्या और √5 अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का अंतर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और इसी के साथ √16 का वैल्यू देखेंगे तो पूर्ण वर्ग निकलेगा +-4 यानी कि यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5, 15 और 20 का आपको क्या बताना है? एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभी तक हम लोग कितने ट्रिक सीख चुके हैं? तो 2 ट्रिक सीख चुके हैं। या तो पहले वाले यानी कि हाईएस्ट जो नंबर होगा उसी का कोई मल्टीपल होगा, या तो वह खुद नंबर होगा। तो क्या 20 5 से डिवाइड होगा? हाँ हो जाएगा। क्या 15 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो क्या 20 अपना एलसीएम कहलाएगा? तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जब 20 नहीं कहलाएगा तो क्या होगा? 20 का ही कोई मल्टीपल होगा। 20 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 ही होगा। अगर वही 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। और क्या 40 15 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। आपको चेक करते जाना है। ताले नहीं डिवाइड होगा, ताले नहीं, इसका एचसीएफ निकलेगा। यानी कि 20 40 60 तीसरा एलसीएम। तीसरे मल्टीपल को हम लोग देखें तो यहाँ पे 60 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अपना एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस प्रकार से निकालते हैं ना एचसीएफ एलसीएम, तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 4 4 3 12 12 5 60। कितना आया? 60 आया ना? बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एचसीएफ भी ज्ञात करना है। एचसीएफ भी ज्ञात करना है। एचसीएफ के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखे हैं। जो सबसे छोटा नंबर होगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 5 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर क्या है? 5 है। सबसे छोटा नंबर 5 है ना? या तो एचसीएफ यही होगा। कब होगा? जब सभी नंबर को डिवाइड कर देगा तो अपना एचसीएफ यही होगा, अन्यथा इसी का कोई फैक्टर होगा। तो 5 अपना एचसीएफ होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 15 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, इसलिए एलसीएम 60 हुआ और एचसीएफ 5 हुआ। और यहाँ पे अनुपात पूछा जा रहा है, रेशियो। रेशियो किसका? रेशियो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। एलसीएम बटा एचसीएफ जब आप करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60 बटा 5 12:1। कितना आएगा? 12:1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको कुछ समझ में आ रही है ना? काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मैथ में भी और रीजनिंग में भी पूरा पूरा नंबर मिलेगा। साथ में सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे, और बहुत जल्द हिंदी का भी वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे अपलोड हो जाएगा। और मैं आप सभी को कह सकता हूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे डीएलएड एग्जाम के लिए पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मैं आप सभी को उपलब्ध करा चुका हूं। अगर आप लोग अभी तक मैराथन क्लासेस नहीं देखे हैं साइंस का, सोशल साइंस का, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो सारे प्लेलिस्ट में एडिट कर दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पे किस कहा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में, किसी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत तक जितनी तक गिनती जाती है उतना तक अनंत बोल सकते हैं ना। पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप क्या होगा? क्या m+2 बोल सकते हैं? m+2 सम संख्या होगा। अगर मान लीजिए m के जगह पे m+2 इसका रूप मानते हैं, तो m के जगह पे अगर हम 3 मानते हैं, क्या 3 मानते हैं, तो 3 + 2 क्या होगा? 5। क्या यह सम संख्या है? सम संख्या तो आया ही नहीं, तो क्या होगा? ये रूल गलत होगा। m+2 तो हो ही नहीं सकता। किसके लिए? सम संख्याओं का रूप। एक गलत हुआ, ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे बढ़ेंगे। 2m क्या लिखा हुआ है? 2m +1 2m+1 लिखा हुआ है। m के जगह पे हमें कितना रखना होगा? मान लीजिए हम फिर से 3 ही रखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 6 + 1 कितना आया? 7। क्या यह सम संख्या है? नहीं है। जब सम संख्या नहीं है तो यह भी गलत, यानी कि 2m+1 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। आगे देखेंगे 2m-1 फिर से हम यहाँ पे कितना रखते हैं?
-1 हम यहाँ पे रख लेते हैं m के जगह पे 2। जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 और -1 कितना है यार 3। क्या यह सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी गया। तो ऑप्शन नंबर कौन बाकी है? ऑप्शन नंबर एक सी बाकी है। तो सी में क्या दिया गया है? सीधा 2m दिया गया है। चलिए m के जगह पे हम लोग 1 मानते हैं। 1 मानेंगे तो कितना आएगा? 1 माने तो कितना आया? 2 आया। सम संख्या है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अब 2 की जगह पे हम कोई विषम संख्या 13 मान लेते हो, तो जब 13 मानेंगे तो 13 दूना 26, क्या यह सम संख्या है? हाँ बिल्कुल है। अब हम 2 की जगह पे 3 मानते हैं, क्या सम संख्या है? हाँ बिल्कुल सम संख्या है। 2 के m की जगह पे 5 मानते हैं तो कितना होगा? 10। यह सम संख्या है? हाँ बिल्कुल है। यानी कि सभी जगह किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? 2m होगा। क्या होगा? 2m होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपको काफी बेहतर रूप से समझाया जा रहा है, आप मेरे साथ निश्चित रूप से डेली जुड़िएगा, आपका मैथ का तैयारी बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगा। यदि दो अभाज्य संख्या, यदि दो अभाज्य संख्या, क्या लिखा हुआ है? टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप छाड़ दीजिएगा। यदि दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं, तो उनका मौसक क्या होगा? मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या 3 और दूसरी अभाज्य संख्या 5, या पहला 13 और 17, कोई भी अभाज्य संख्या मान सकते हैं। पहला 13, दूसरा 37, कोई भी अभाज्य संख्या मानिए, और उनका मौसक पूछा जा रहा है। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, क्या अगर दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछा जाए तो आप आंख मूंदकर, कान मूंदकर, आंखों को थोड़ा देखकर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, जिसमें बिल्कुल एक होगा वही अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा जा रहा है 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में कैसी संख्या चाहिए? विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्या हम किसको बोलते हैं? जो पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं हो। तो पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 3, उसके बाद 5, ऐसे अनंत चलती रहेगी। कब तक? 50 से पहले। 49 विषम संख्या है कि नहीं? हाँ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं? एपी के आधार पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एपी में ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 49। कितना है? 49। तो आप 49 नोट किए। ए कितना है? ए 1 है। पहला पद क्या है? 1 है। हमें क्या ज्ञात करना है? एन तो ज्ञात ही करना है। ये दोनों संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं आएगी, आपको तो यही ज्ञात करना है ना। है हाँ, ज्ञात करना है। तो बिल्कुल n माइनस 1 ही लिखेंगे और d की जगह पे क्या लिखेंगे? चलिए d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 होता है ना, a2 माइनस a1। हाँ हुआ ना? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे a2 कितना है? 3 है और a1 1 है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। 49 प्लस, यहाँ पे प्लस में है ना 1, तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 गुना क्या? 2 गुना 2 करेंगे तो इधर तो 48 हो गया, और इधर ही गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में, डिवाइड में हो जाएगा ना। और डिवाइड में होगा तो n माइनस 1 होगा, और इधर कितना हो जाएगा? इधर 24 इक्वल टू n माइनस 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आगे n बराबर क्या हो जाएगा? 24। जब इधर 1 माइनस में तो इधर आएगा तो क्या होगा? बराबर की साइड में प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में आएगा तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 25। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब सम संख्या पूछेगा तो 25 से होगा, और विषम संख्या पूछेगा तो 25 से होगा। आंख मूंद करके लगा देना। विषम, सम, कभी भी किसी भी संख्या अगर यही पूछा जाए तुमसे 0 से लेकर 100 के बीच में तो 50 लगाना आंख मूंद करके। वहीं सम और विषम संख्या की संख्याओं पूछे तो यही बताना। अगर आपको 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल चाहिए तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? एसएन वाला फॉर्मूला आपको लगाना, और यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में अपरिमेय नहीं है। वो अपरिमेय नहीं है, यानी कि कैसा होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। जब अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय ही होगा ना। तो परिमेय संख्या हमें चाहिए। चलिए 10 का पूर्ण वर्ग निकलेगा क्या?
हाँ बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्या 24 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। 35 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये सभी का पूर्ण वर्ग है ही नहीं। जब ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है? 121 लिखा हुआ है। 121 लिखा हुआ है तो इसका पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कितना होगा? 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग लगभग 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे रियल नंबर से। और उसके बाद से आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे रियल नंबर से, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह परिमेय संख्या है ना। जब अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या क्या होगा? रूट से बाहर निकलेगा 64 तो 8 होगा, और नीचे 81 है तो क्या होगा? 9। 8/9 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या नहीं? हाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। 21 का क्या कोई पूर्ण वर्ग है? तब बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे? 21 रूट में ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी परिमेय अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √3 और √2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। क्या होगा? √6 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अपरिमेय ही संख्या है। क्योंकि रूट में जो भी संख्याएं होती है, अगर उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, वर्ग नहीं निकलता है, तो वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8/9 या √64/81 अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यहाँ पे किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आप लोग पढ़े होंगे, जिसके डिनोमिनेटर में 2 के पावर m या 2 के पावर n और 5 के पावर n होगा, वही क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नीचे उसका फैक्टर तोड़ते हैं और कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो वह क्या होगा? अशांत होगा। अशांत आवृत्ति होगा या अशांत अनावृत्ति होगा। अनावृत्ति और आवृत्ति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, कौन अनावृत्ति कहलाता है, कौन आवृत्ति कहलाता है, इसके बारे में। लेकिन जिसके डिनोमिनेटर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आता है, वह क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? तो गलत कहलाएगा। वह बिल्कुल गलत कहलाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n से अलावा आगे बढ़ेंगे ना, तो क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा ना। इसके अलावा देखिए, फैक्टर तोड़ेंगे 8 का तो क्या होगा? 3 के पावर 8 लिखा हुआ है ना, तो 3 के ऊपर तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाले नंबर से हमको कोई मतलब नहीं। नीचे वाले नंबर से इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 क्या 8 आएगा? हाँ 8 तो आ गया। तो 3/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्या इसमें दूसरा कोई नंबर है? 2 के अलावा और 5 के अलावा जो दूसरे कोई नंबर आ जाता है तो वह आपका फैक्टर क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 के पावर 8 का फैक्टर तोड़े तो 2 के पावर 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, जो कि बिल्कुल शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। 8 में हमें 3 से डिवाइड करना है। 8 में हमें 3 से डिवाइड करना है। क्या डिवाइड होगा? नहीं। तो हम लोग दशमलव बैठा देंगे। दशमलव बैठाए तो 3 की जगह पे कितना होगा? एक और 0 बैठेगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 कितना होगा? 8 3 24 24 हुआ और 6 हुआ 6 हुआ 6 हुआ। फिर से 0 बैठेगा। 8 5 40 8 6 48 9 8 6 48। उसके बाद 54 होगा ना। 54 कितना मरतबे? 54 8 7 56। 8 के बाद हमें 54 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि 8 7 56 हो जाएगा। और 56 होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4। फिर से 0 बैठाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 4 0 बैठाएंगे तो कितना होगा? 40 और 8 बचे 40। क्या इसके बाद यह डिवाइड होगा? नहीं ना होगा। तो यानी कि यह क्या हुआ? 0.0। इसका क्या है? 0.375 के अलावा दशमलव प्रसार कोई दूसरा होगा ही नहीं, यानी कि यह तो शांत हो गया। यहाँ पे देखेंगे 15 का तोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 भी मिलेगा, जो कि अशांत है। 3 आया जिसकी वजह से अशांत हो जाएगा। फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे 343 किसका क्यूब है? तो 7 का क्यूब है। आपको घन क्यूब भी स्क्वायर याद होना चाहिए।
यहाँ पे 1536 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्या होगा, वह अशांत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, सबसे लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, 2 को बोलेंगे। किसको बोलते हैं, तो 2 को बोलते हैं। आप लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 4 को बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, 1 2 3 4 5, क्या होगा, 2 ही होगा ना अभाज्य संख्या। वहीं भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 होगा। क्यों, आपको कुछ पता लग रहा है क्या? देखिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या है, इसका मात्र 2 ही फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 ही फैक्टर होना चाहिए। पहला तो 1 और दूसरा वह खुद नंबर होना चाहिए, यानी कि आप सेल्फ लिख सकते हैं। और छोटी अभाज्य संख्या 4 ही क्यों है, इसके बारे में 2 से ज्यादा जब किसी नंबर का फैक्टर होता है, 2 से ज्यादा किसी नंबर का फैक्टर होता है तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए 4 का फैक्टर क्या होगा, पहला तो 1, दूसरा फैक्टर 2 और तीसरा फैक्टर 4। यहाँ पे कितने फैक्टर निकले, 3 फैक्टर निकले। 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है ना, तो बिल्कुल यह अभाज्य संख्या होगा। 3 का भी देखेंगे, 1 का भी देखेंगे, तो वह सभी 2 से कम ही फैक्टर वाले हैं। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 बिल्कुल सही आंसर लगा के लाइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो 2 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आंख मुनकर लगाइएगा। और इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल सुबह में 7 बजे आप सभी के लिए और शाम को 7 बजे रीजनिंग क्लासेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।